हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं का साइंस यानी विज्ञान। चलिए, इसमें हम जो है क्लास 10वीं का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024, इसमें हम लोग साइंस जो है कंपलसरी किया गया है यानी विज्ञान। इसमें समय जो दिया गया है आपके लिए 1 घंटा 30 मिनट। कितना दिया गया है? 1 घंटा 30 मिनट। और इसका पूर्णांक भी आपको जो दिया गया है, इसमें आपका जो पूर्णांक है ये कितना है? 50 नंबर का है, यानी फुल मार्क आपका 50। विषय कोड आपका जो है 112 यानी 112। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस। तो इसमें जो है पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या है। पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। विकल्प आपका क्या लिखा हुआ है? प्रदीप्त कहते हैं। दूसरा में आपका लिखा हुआ प्रकाश स्रोत कहते हैं। तीसरा में आपका प्रकाश पुंज कहते हैं। चौथा में आपका विकिरणन कहते हैं। तो बताइए इसका सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज यानी बीम ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर। तो पहला विकल्प में लिखा हुआ 1, दूसरा में लिखा हुआ है 2, तीसरा में लिखा हुआ है 3 और चौथा में लिखा हुआ है 4। तो आप ही बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला आपका जो है कहा जाता है कि आपतित किरण और आपका परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहा गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये सभी दर्पणों के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की बात किया गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया गया है? तो बताइए कि अगर माइक्रोस्कोप की बात किया जाएगा तो दर्पण का तो उपयोग नहीं होगा। पहला में लिखा हुआ उत्तल, ये नहीं होगा। फिर लिखा हुआ उत्तल, यानी दर्पण का उपयोग नहीं होगा। तो बताइए लेंस का उपयोग होगा। लेंस में भी आपका जो है अवतल लेंस का होगा या उत्तल लेंस का होगा। तो बताइए, ए में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, बी में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, सी में लिखा हुआ है अवतल लेंस और डी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस। तो इसका सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रश्न है लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर मैग्निफिकेशन बराबर होता है। तो बताइए, पहला विकल्प में लिखा हुआ यू बाटा भी, जहां यू आपका जो है प्रतिबिंब का वस्तु का दूरी है और भी आपका जो है प्रतिबिंब का दूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है वस्तु का दूरी बटा प्रतिबिंब का दूरी, यानी यहाँ लिखा हुआ है वस्तु का दूरी गुने प्रतिबिंब का दूरी। यहाँ लिखा हुआ है वस्तु का दूरी और प्लस प्रतिबिंब का दूरी, और यहाँ लिखा हुआ है प्रतिबिंब का दूरी बटा वस्तु का दूरी। देखिए, तो यहाँ यानी कि आपका जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, सटीक आंसर VYU। क्या हो जाएगा? VYU। देखिए दोस्त, कभी कभी आपको कोई प्रश्न में लिखा हुआ रहता है -VYU। क्या लिखा हुआ रहता है? -VYU। तो देखिए यू का दूरी हमेशा जो है, यू का दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है। क्या में लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका VYU हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यानी कौन सा लेंस अपसारी? अपसारी का मतलब कि वो किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। यानी कि अगर एक ही बिंदु से, तो इस प्रकार से आपका जो है किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। लेकिन लेंस की बात कहा गया है, तो लेंस में आपका जो होगा लेंस, तो ए में लिखा हुआ है अवतल लेंस, बी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, सी में लिखा हुआ अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो अपसारी की बात किया गया तो अपसारी लेंस आपका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। और अगर अभिसारी की बात किया जाता तो अभिसारी क्या हो जाता? तो अभिसारी हो जाता उत्तल लेंस हो जाता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए में लिखा हुआ है अवतल लेंस, बी में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, सी में लिखा हुआ है समतल अवतल लेंस और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका कहा गया है, इसमें आपका जो है वो कहा गया है कि फोकस दूरी धनात्मक। आप ये जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल। कौन सा लेंस होता है? उत्तल।
और निकट दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस होता है? निकट के लिए होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। अब देखिए यहाँ ना किस में आया है? तो ना आ गया है अवतल में, यानी निकट दृष्टि दोष में आ गया आपका, क्या आ गया है? ना आ गया है। तो बताइए कि अगर ना आ गया तो ना से निगेटिव, ना से क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कहीं भी आपका ना आया, नहीं आया, यहाँ भी ना आया, नहीं आया। तो बताइए अवतल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या देखा? ना, तो ना से आप बोल सकते हैं निगेटिव, तो निगेटिव किस लेंस का हो जाएगा? अवतल लेंस का हो जाएगा। तो इसका आपका जो है सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका सटीक आंसर, यानी कि फोकस दूरी धनात्मक होती है तो अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आपका जो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इसका सटीक आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कहा गया है कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? यानी कि कहा गया है कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? चलिए कि क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। बताइए लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र? अब बताइए अगर कोई भी आपका लेंस है, जैसे ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो इसमें अगर आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, अगर आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर अवतल लेंस रहेगा तो इसमें भी अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो कितने पार्ट में बढ़ जाएगा? 2 पार्ट में। तो बताइए अगर इसको अगर आप सर्कल बनाइएगा तो इधर एक वृत्त इधर हो जाएगा, इसको यदि आप सर्कल बनाइएगा तो एक वृत्त इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक गोला दूसरा गोला, तो बताइए कितने होंगे? तो 2 हो जाएंगे, एक इधर हो जाएंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो इसका जो है सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगी? ए में लिखा हुआ है एक समान होगी, बी में लिखा हुआ है अलग अलग होगी, सी में लिखा हुआ है एक समान और अलग अलग दोनों होगी, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में क्या होगी? अलग अलग होगी, यानी भिन्न भिन्न होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होगी। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। इसके बाद है जो अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ईसाई मात्रक होता है। ए में आपका लिखा हुआ है मीटर, बी में लिखा हुआ है सेंटीमीटर, सी में लिखा हुआ है मिलीमीटर और डी में लिखा हुआ है मात्रक विहीन। अब बताइए कि दोस्त इसमें अगर आपसे पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया कि आवर्धन बराबर क्या है? अभी आप पढ़े कि भी बटा क्या होता है? यू होता है, यानी माइनस भी बाई यू। बताइए भी भी आपका क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, यानी यू क्या है? वस्तु की दूरी। तो दूरी का मतलब क्या होगा? मीटर। इसका भी दूरी का मतलब क्या होगा? मीटर। मीटर मीटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। या ऊंचाई की बात कीजिएगा तो यदि कि अगर आप ऊंचाई की बात कीजिएगा तो ऊंचाई भी क्या चीज में मापा जाता है? मीटर में। तो ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए इसका मात्रक नहीं होगा, यानी ये जो है यूनिट लेस होता है, यानी मात्रक जो होता है वो विहीन होता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? इसका विकल्प आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर देखिए आप पढ़े होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। तो यदि आप सिनेमा घर में अगर बात कीजिएगा तो ये फिल्म जो है कोई भी चलचित्र को दिखाया जाता है पर्दा पे, तो पर्दा पे किस फिल्म को उतारा जाता है? प्रतिबिंब को, वास्तविक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ए में लिखा हुआ संक्षारण, बी में लिखा हुआ गैल्वेनीकरण, सी में लिखा हुआ विद्युत लेपन और डी में लिखा हुआ विद्युत अपघटन। तो बताइए इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनीकरण। तो कौन सा विकल्प हो गया? आपका हो गया बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ए में लिखा हुआ सफेद, बी में लिखा हुआ पीला, सी में लिखा हुआ हरा और डी में लिखा हुआ काला। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, यानी व्हाइट होगा, श्वेत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो बताइए कि अगर यहाँ पर बात कीजिएगा कि अगर यहाँ लिखिएगा इस प्रकार से कि Zn, जस्ता को क्या लिखते हैं? Zn, और प्लस आप क्या लिखिएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा।
अब बताइए कि अगर आप इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको जो है क्या लिखिएगा, Zn आपका Cl2, Zn क्या लिखिएगा Cl2 और प्लस आपका क्या हो जाएगा H2, प्लस क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। तो बताइए कि इस क्रिया के फलस्वरूप आपका जो है कौन सी गैस मुक्त हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अब देखिए हाइड्रोजन हुआ तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यानी जस्ता जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न कौन सी गैस बनती है, तो यानी हाइड्रोजन मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। यानी पहला में लिखा हुआ दहन, दहन यानी जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होता है। दूसरा लिखा हुआ अवक्षेपण, और तीसरा में लिखा हुआ भोजन का पचना, तो भोजन का पचना यानी भोजन के पाचन के लिए भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीकरण की उपस्थिति में होता है। बी में लिखा हुआ है शोषण, तो शोषण में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, लेकिन अवक्षेपण में आपका नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अवक्षेपण, क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका अवक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन का मतलब विस्थापित कर देना, विस्थापन का मतलब क्या होता है विस्थापित कर देना। ए में आपका लिखा हुआ है कि Fe प्लस CuSO4 आपका जो है बिलगिव FeSO4 प्लस Cu, फिर लिखा हुआ CaCO3 बिलगिव आपका CaO प्लस CO2 लिखा हुआ है, फिर NaOH प्लस HCl बिलगिव NaCl प्लस H2O, CaO प्लस H2O, CaOH के सफिक्स 2 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ विस्थापन अभिक्रिया कहा गया, क्या कहा गया, विस्थापन अभिक्रिया कहा गया। अगर आप विस्थापन अभिक्रिया की बात कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपका जो है यहाँ क्या लिखा हुआ है Fe, क्या लिखा हुआ है Fe लिखा हुआ है। अब देखिए Fe लिखा हुआ है तो ये हो गया Fe और प्लस आपका क्या है CuSO4। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं कि जब ये दोनों देखिए ये दोनों दोस्त जो है खुशी खुशी से जी रहा था, क्या कर रहा था, खुशी खुशी से जी रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है SO4 को कौन दिखाई दिया, आयरन दिखाई दिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है कि जब कोई तीसरा व्यक्ति एंट्री करता है, जैसे कॉपर के साथ था और तीसरा व्यक्ति कौन है, आयरन है, आयरन एंट्री किया, तो तीसरा व्यक्ति अगर एंट्री करता है तो इसका चक्कर जो है किसके साथ हो जाता है, तीसरा व्यक्ति के साथ, और इसको जो है क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। यानी कि जब दो प्यार के बीच में तीसरा व्यक्ति का एंट्री होता है तो पहला प्यार को क्या किया जाता है, लात मार के भगा दिया जाता है, लात मारकर क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है, और इसका जो चक्कर होता है किससे चलता है, आयरन के साथ चलेगा। तो बताइए कि लात मारकर किसको भगा दिया, कॉपर को भगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया FeSO4, क्या हो गया FeSO4 और प्लस आपका क्या हो गया Cu, आपका प्लस क्या हो गया, आपका प्लस हो गया C और U, प्लस आपका Cu हो गया। तो बताइए कि इसको लात मारकर भगा दिया, यानी क्या किया, विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित कर दिया, तो इसका जो है सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 इंटू FeSO4 प्लस Cu, यानी विकल्प संख्या ए, यानी विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, तो विकल्प संख्या आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए विकल्प संख्या ए हम लोग कर लेते हैं, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका लिखा हुआ है क्या कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करके बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, लवण। तो यानी कि आपका ए में क्या लिखा हुआ था, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और क्षार, और यहाँ लवण, तो बताइए क्या बनेगा, लवण, विकल्प संख्या बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ए में लिखा हुआ अम्लीय, बी में लिखा हुआ क्षारीय, सी में लिखा हुआ उदासीन और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आ से क्या होगा, आ से होगा अधातु, अब आ से क्या होगा, आ से होगा अम्लीय, आ से अधातु, आ से क्या हुआ, आ से हुआ अधातु, आ से अधातु क्या हुआ, आ से अधातु और आ से अम्लीय, आ से अम्लीय। आप इस प्रकार से याद रखिएगा, आ से अधातु और आ से अम्लीय, तो आ से हो जाएगा आपका अधातु और आ से अम्लीय। तो बताइए अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय हो जाएंगे, क्या होंगे, अम्लीय। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका, विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बताइए विकल्प आपका हो जाएगा ए, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय होंगे, आ से अधातु, आ से अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड आपका क्षारीय होते हैं, धात से। अब देखिए आपका क्षार नहीं मिल रहा है, तो बताइए धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे, अम्लीय हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ए में लिखा हुआ NaOH, बी में लिखा हुआ NaHCO3, फिर लिखा हुआ CaOH का सफिक्स 2, फिर CaHCO3 का होल क्वाइस लिखा हुआ है। अब बताइए आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 तो बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ये जो है CO, यानी कि जब ये आप अभिक्रिया करता है तो इसमें पानी की जो मात्रा होती है क्या होती है, सूख जाती है, और यानी कि कुछ समय के बाद क्या होता है, ये दीवारों पर चमकते नजर आता है, यानी चमकना प्रारंभ कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CaOH का सफिक्स 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या लिखा हुआ है, NaOH, क्या लिखा हुआ, NaOH है, यानी NaOH क्या है आपका, ए में लिखा हुआ है क्षार है, बी में लिखा हुआ है अम्ल है, सी में लिखा हुआ है लवण है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्षार है, क्या हो जाएगा, क्षार। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या कहा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो बताइए 7 किसका होता है, उदासीन रहेगा, 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय होगा, जितना 7 से अधिक होगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा, 7 से कम क्या होगा, अम्लीय होगा, जितना 7 से कम रहेगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। अगर कहा जाएगा कि किसी का पीएच मान मान लीजिए कि 3 है और किसी का पीएच मान आपका 5 है, किसी का पीएच मान आपका जो है 6.5 है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा 3, क्योंकि जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो ज्यादा खट्टा लगेगा, यानी ज्यादा अम्लीय होता है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम, तो हो जाएगा इसका सी, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप देखिए 21, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ए में लिखा हुआ है अमाशय, बी में लिखा हुआ है बड़ी आंत, सी में लिखा हुआ है छोटी आंत, डी में लिखा हुआ है ग्रास नली, क्या लिखा हुआ है, ग्रास नली। तो बताइए इसका सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत, क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा आपका, छोटी आंत। चलिए छोटी आंत हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई करीब 20 मीटर के आसपास होती है, तो यानी सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ए में लिखा हुआ है ग्लूकोज, बी में लिखा हुआ है स्टार्च, सी में लिखा हुआ है प्रोटीन और डी में लिखा हुआ है फैटी एसिड। तो बताइए कि भोजन जो है पौधा की बात किया गया, तो पौधों में जो है भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, किसके रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्वेश्चन आपका देखिए 23, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ए में लिखा हुआ मधुमेह, बी में लिखा हुआ एड्स, सी में लिखा हुआ घेंगा और डी में लिखा हुआ अस्कर्बिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए आप इसको कमेंट में कीजिएगा कि कौन सा रोग होता है, कि इसमें आप जो है कौन सा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आपका कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको ऊपर थोड़ा लिख चला है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो बताइए में लिखा हुआ है CO2 एवं H2O, बी में लिखा हुआ है H2O और ऊर्जा, सी में लिखा हुआ है CO2 H2O और ऊर्जा, डी में लिखा CO2 और ऊर्जा। देखिए अगर CO2 यानी कि आपका जो है CO2 H2O और ऊर्जा, यानी अगर तीनों दिया हुआ रहेगा तो आप तीनों मारिएगा। अगर आपको H2O यानी CO2 और H2O दिया हुआ रहेगा और विकल्प संख्या सी नहीं देगा, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऊर्जा भी दिया हुआ है, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, CO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा और ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया जो है वो किस जीव का श्वसन अंग है। ए में लिखा हुआ है पाइला, बी में लिखा हुआ है हाइड्रा, सी में लिखा हुआ है कॉकरोच और डी में लिखा हुआ है स्टारफिश। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉकरोच, क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉकरोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में रक्त क्या है, यानी व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है। ए में लिखा हुआ ऊतक, बी में लिखा हुआ कोशिका, सी में लिखा हुआ पदार्थ और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि रक्त क्या है
उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न जो है आप बना के कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति होती है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति होती है। ए में आपका लिखा हुआ भीतर यानी इनर, बी में लिखा हुआ बाहरी, सी में लिखा हुआ पास और डी में लिखा हुआ इनमें से सभी। क्या लिखा हुआ इनमें से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इनर हो जाएगा, यानी आंतरिक भित्ति होता है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति होता है, तो गाढ़ जो है कोशिका की आंतरिक भित्ति होता है। क्या होता है, आंतरिक भित्ति होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। ए में लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्रंथि, बी में लिखा हुआ अग्नाशय ग्रंथि, सी में लिखा हुआ यकृत और डी में लिखा हुआ थायराइड ग्रंथि। क्या लिखा हुआ है, थायराइड ग्रंथि। तो बताइए निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो है ये हमारा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर को संतुलन बनाए रखता है। तो निम्नलिखित में कौन शरीर को संतुलित बनाकर रखता है। ए में लिखा हुआ सेरिबेलम, बी में लिखा हुआ क्रेनियम, सी में लिखा हुआ मस्तिष्क अस्टियम और डी में लिखा हुआ सेरिब्रम। क्या लिखा हुआ है, सेरिब्रम। देखिए यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया कि निम्नलिखित में कौन शरीर को संतुलित बनाए रखता है, यानी संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका सेरिबेलम नहीं होगा, सेरिब्रम नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा, यानी सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 30। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र। क्या लिखा हुआ है, तंत्रिका आपका लिखा हुआ है तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र, देखिए तंत्रिका तंत्र की बात किया गया, ये आपका जो है तंत्रिका तंत्र की बात किया गया है, तंत्रिका तंत्र। और ये में आपका क्या लिखा हुआ है, न्यूरॉन्स, बी में लिखा हुआ है डेंड्राइट और सी में लिखा हुआ है नेफ्रॉन और डी में लिखा हुआ है साइटोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन्स। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प हो जाएगा ए। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ कहा गया तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, लेकिन अगर यहीं पे आपका लिख देता ब्रिक, क्या लिख देता, अगर आपका लिख देता ब्रिक लिख देता कि अगर ब्रिक की, किसका, ब्रिक का, यानी कि ब्रिक, तो ब्रिक का आपका अगर पूछ देगा ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो उसका आंसर क्या हो जाता, नेफ्रॉन हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र का हो जाएगा न्यूरॉन्स और ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। चलिए इसमें जो है कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा। तो घेंगा बताइए क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा शायद, नहीं आपका जो है आयोडीन की कमी से 23। क्वेश्चन नंबर कितना था, 23 था। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से हो जाएगा घेंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, यानी कि आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी घेंगा। अब देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ दिए थे, एक क्वेश्चन और, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया है जी, रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो बताइए रक्त क्या है। तो रक्त आपका क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, यानी उत्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार से देखिए आपको यदि हर एक वीडियो का यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर या क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए रहिए। और बाकी जो विद्यार्थी को अगर हमारे इस वीडियो से लाभान्वित होता है, यानी कि उसको लाभ होता है, तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको जो है इसका पीडीएफ क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम से जुड़े और वहां पे आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यानी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखिए इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि गोलीय दर्पण, यानी कि नेक्स्ट सीखेंगे इसका जो है प्रश्न उत्तर की गोलीय दर्पण के जो है आपका फोकस को परिभाषित करे। क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण को यानी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करे, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या, इनके नियमों को लिखे, दृष्टि दोष क्या या कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण रूप लिखें, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं,
आम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य मुख श्वसन अंगों के नाम लिखें। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। इसके बाद है आपका जो है तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका लिखा हुआ है हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्वों का उल्लेख करें। ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें। अनॉक्सी श्वसन की क्रियाविधि समझाएं। धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट करें। यदि आपको इस प्रकार की यानी कि आपको जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, लिखें। आपको जो है बोर्ड के माध्यम से इन प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसी के साथ हम जो है स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।